मास मैंने स्टार्ट करा दिया था। 2 पॉइंट सिस्टम का हमने सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर दिया था। सिस्टम ऑफ n पॉइंट मासेस भी डिस्कस हो गया था। लास्ट जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था वो एक्सप्रेशन लिखा था मैंने रिजिड बॉडी का, कि अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या रिजिड बॉडी है, लाइक रॉड दे दी मैंने आपको या रिंग दे दी या उस तरह का कोई शेप दे दिया, तो फिर आप जब कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करोगे तो एडिशन की जगह आपको इंटीग्रल्स लेने होंगे। dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी, और इस dm को आप लिख सकते हो दैट्स द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मुझे बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए, रॉड लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो आपको इंटीग्रेट करने होंगे। ये क्लियर है? सर हाँ मित्र। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मित्री। नहीं सर, मैं एक चीज पूछना चाहती थी। सर आपने चैट बंद कर रखी है, मुझे लीव करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ नहीं, चैट तो खुली हुई है बच्चा, आपको लीव करना पड़ेगा चैट तो। टोटल मास का नहीं अब्दुल्ला, जब स्मॉल मासेस करोगे ना तो वो इंटीग्रल टोटल मास देगा। स्मॉल स्मॉल मासेस है डीएम, जब आप डीएम को इंटीग्रेट करोगे तब वो इंटीग्रल आपको टोटल मास देगा अब्दुल्ला। ऐसा है, उल्टा है। स्मॉल डीएम को इंटीग्रेट करने के बाद टोटल मास आएगा। सो अगर इसमें कहीं कोई फॉर्मूले में आपको इशू नहीं था तो एक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कहता है कैलकुलेट हाँ, अगर टोटल मास दिया होगा तो कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड of length capital L and mass capital M. तो एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ कैपिटल एल है, रॉड का मास कैपिटल एम है, उस रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो ये आपको रॉड दी हुई है, रॉड की लेंथ एल है, रॉड का मास कैपिटल एम है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप रॉड के कोऑर्डिनेट्स लीजिए। भाई ये एक ओरिजिन है, इसको आप x इक्वल टू 0 मान लीजिए, और यहां पर आपको रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना होगा जिसकी लेंथ आप dx ले लीजिए, जिसका मास आप m मान लीजिए, और इस स्मॉल एलिमेंट का सेपरेशन रॉड से x होगा। सो कंसीडर a small element, consider a small element dx of rod having mass dm। ये ओरिजिन आपने ले लिया। तो मुझे बता सकते हो यहाँ x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, x की लिमिट्स क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू कहां तक वेरी कर सकती जीरो से है 0 to x। है? 0 टू l ना, यहाँ 0 था, पूरी रॉड है ना, ये dx कहां से कहां तक जा सकता है? रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक। तो आप कह सकते हो कि x की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू वेरी करेगी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक। 0 से l तक ये वैल्यू वाई करेगी। तो आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो x को, दैट्स इंटीग्रल ऑफ इट्स dm into x, limit is from 0 to l, divided by integral of dm, limit is 0 to l। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। मुझे यहां तक बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो फर्स्ट स्टेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन में? नो सर।
अब आपका काम सिर्फ इतना है कि देखो यहाँ x को इंटीग्रेट करना है, x की लिमिट दी हुई है, बट ये dm है, किसी तरह से इस dm को dx में कन्वर्ट करना, किसी भी तरह से आपका काम होगा टू कन्वर्ट दिस dm इनटू dx, किसी भी तरह से आप dm को dx में कन्वर्ट कर दो। ये एक मेजर टास्क है आपके ऊपर कि इस dm को किसी भी तरह से आप dx में कन्वर्ट कीजिए। तो देखियो dm को dx में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। पूरी रॉड का मास कितना है m, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है l, तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ लेंथ l, l लेंथ का मास m हो गया। जानवी जरा मुझे बताओगे यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? जानवी, मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना आएगा? सर m/l। वेरी गुड। अब मुझे ये बता दो कि dx लेंथ का मास कैसे निकाल सकते हैं? अगर यूनिट लेंथ का मास आ गया तो मास ऑफ dx लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप यूनिट लेंथ का मास कैलकुलेट कर रहे हो तो dx लेंथ का मास कैसे आएगा? जानवी, देखो यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? हाँ हाँ जानवी बताओ। सब बस उत्तर पोर्शन का इंटीग्रल करेंगे शायद। यूनिट लेंथ, यूनिटरी मेथड, यूनिट लेंथ का मास m/l आया, दैट मींस 1 मीटर लेंथ का मास m/l है। मैं आपसे कहता हूँ 2 मीटर लेंथ का निकालिए तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ 3 मीटर मास निकालो तो 3m/l हो जाएगा। 5 मीटर का मास निकालो 5m/l हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ dx लेंथ का मास निकालिए तो dx लेंथ के मास के लिए आप क्या करेंगे? dx m/l dx, जितनी लेंथ के लिए चाहिए उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को हम dm कह देते हैं। dm is m/l dx, that's equation number 2। अभी ये सेकंड क्लियर है सबका? कोई डाउट इक्वेशन नंबर 2 में? नो सर। ओके, सो आप एक काम करो, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यू विल गेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास is integral 0 to L. It's dm, which is m/l dx multiplied by x divided by, it's 0 to L, it's m/l into dx। अभी जो m/l है ना, इस m/l को आप अलग ले जा सकते हो, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, इसे आप अलग ले जा सकते हैं। सो m/l कांस्टेंट है, न्यूमरेटर से भी अलग हो गया, इट्स 0 to L dx, और इसको x dx लिख तो एक ही बात है ना, x dx। m/l कांस्टेंट है, इसको अलग ले जाइए, इट्स 0 to L dx। सो देखिए दिस m/l विल कैंसिल दिस m/l, और सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ, x को इंटीग्रेट कर दीजिए, x का इंटीग्रल इज x²/2, लिमिट इज 0 to L, dx का इंटीग्रल इज x, लिमिट इज 0 to L। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1/2, x की जगह अपर लिमिट रखिए l, सो इट्स l² माइनस 0² divided by l minus 0. So the x coordinate of center of mass is l²/2 into l. So l से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया l/2. So that is the x coordinate of center of mass, which is l/2. That means center of mass कहाँ लाई कर रहा है? Exactly at the center. तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रॉड के सेंटर पर लाई कर जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, एक बार प्लीज सर एक्सप्लेन कर दोगे फटाफट पूरा क्वेश्चन? जो लोग थे यहाँ तक क्लियर है सबका? अभी रिपीट करते हैं। यस यस सर। नेक्स्ट देखो, जो लोग लेट आए थे, भाई ये रॉड गिवन है आपको, द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l, द टोटल मास ऑफ द रॉड इज m। वो आपसे कहता है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए।
तो देखिए रॉड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आप m1 x1 m2 x2 m3 x3 यूज कीजिए, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजिड बॉडी है रॉड। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हमने लास्ट कल ही लिखा था, इट्स इंटीग्रल ऑफ dm into x बाय इंटीग्रल ऑफ dm एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to L ऑलवेज। ऐसे आप इसको इंटीग्रेट करें। अब आपको किसी तरह से dm कैलकुलेट करना है। तो आपने करा क्या, ये रॉड का एक एंड लिया जिस एंड को आपने ओरिजिन माना, रॉड के इस एंड से x डिस्टेंस पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है dx का कुछ मास है विच इज dm, इस dx का सेपरेशन फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड इज x। तो आप लिख सकते हो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा इट्स dmx ओवर इंटीग्रल ऑफ dm। लिमिट देखिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना आपका dx, ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है, रॉड के इस एंड से लेकर इस एंड तक। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू 0, इस दूसरे एक्सट्रीम एंड का x कोऑर्डिनेट विल बी x इक्वल टू l। सो वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल, तो लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल। अंश, युवराज, आप लोगों ने सुधांशु लेट ज्वाइन किया था, ये हुआ इक्वेशन 1? सर समझ आ गया। ओके अब आपको किसी तरह से इस dm को dx में कन्वर्ट करना है। तो dm को dx में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। l लेंथ का जो मास है दैट मास इज कैपिटल m, कैपिटल M इज द मास ऑफ लेंथ l। यूनिट लेंथ का जो मास होगा दैट्स m by l। आपको dx लेंथ का मास चाहिए तो dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिटरी मेथड। भाई 1 का आगे अगर तो 2 यूनिट के मास के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यूनिट के मास के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया m by l dx। अब इस dm की जगह आपने m by l dx सब्स्टिट्यूट कर दिया इस dm की जगह, और ये x हो गया। m by l कॉन्स्टेंट्स हैं, m by l कॉन्स्टेंट अलग चला जाएगा, x dx बचा, लिमिट इज फ्रॉम 0 to l। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे x को, इट्स लिमिट इज x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to l। dx का जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 to l। सर वो x स्क्वायर बाय 2 कहां से आया? इंटीग्रल x to the power 1 है, ओ ओके इंटीग्रेट करेंगे 1 plus 1 by 1, समझ गया सर। तो 1 by 2 अलग हो गया, इट्स l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय l माइनस 0। तो ये l स्क्वायर बाय 2l हो गया, स्क्वायर से l कैंसिल हुआ, l by 2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया l by 2। और डाउट्स बताओ, हर्षित का क्या डाउट है? जब हमने कैलकुलस सिखाया था x dx is not the product of x and dx। मैंने ये सिखाया था कि dx is not the product of d and x। हर्षित, ओके सर। मैंने d over dx सिखाया था कि ये d और d डिवाइड में नहीं है, बट ऑब्वियसली इफ यू हैव x to the power n dx, तो मल्टीप्लाई लिया था ना, तभी तो हमने इसमें फॉर्मूले सब ड्राइव करे। ओके ओके। अच्छा, अब्दुल्ला का क्या क्वेश्चन है, अगर d की वैल्यू दी होगी तो क्या? अगर dm की वैल्यू देगा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ भी देखो अब्दुल्ला, dm तो तुम्हारा टोटल m आ जाएगा, अगर मैं उसे टोटल m ले लेता तब भी रिजल्ट यही आता। तो आप इसको डायरेक्टली आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर टेक्निक है। अगर कैपिटल M नहीं भी दिया होगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो मनस्विन का क्वेश्चन कितना सही है, अगर रॉड की विड्थ होगी तो y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना होगा, बिल्कुल मनस्विन। बट जब मैं रॉड कह रहा हूँ दैट मीन्स इट्स वन डायमेंशनल, y कोऑर्डिनेट नहीं है, विड्थ नहीं। विड्थ होगी तो y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सही। यस यश, सेम फॉर्मूला होगा। अभी आते हैं जरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये लिख लें ये लोग, फिर देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब कर दूं इसको?
युवराज, सुधांशु, गौरव, कब करूं इसे? सर फोटो खींच लिया, उससे कर लेंगे। युवराज, काम को ना कभी भी टाला मत करो, वो ना तुम्हारा जो और टाइम होगा सेल्फ स्टडी का, ये क्वेश्चन उस टाइम को खा जाएगा। सर अभी कर रहा हूँ मैं, मतलब वैसे ले लिया। जितना अभी हो जाए ना उतना बेटर है, बाद में क्यों टाइम खराब करते हो। नेक्स्ट है, एक और लेते हैं, रॉड लेते हैं। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, फिर रॉड ले रहे हैं ऑफ लेंथ L having linear mass density lambda is equal to kx kg per meter। सो देखिए, पहले समझ लीजिए लीनियर मास डेंसिटी क्या चीज है। लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। इट्स मास पर यूनिट, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मास डिवाइडेड बाय लेंथ। जैसे आप डेंसिटी पढ़ते हो ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसी ये मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर ये कांस्टेंट है, ये दो तरह की हो सकती है, इट कुड बी यूनिफॉर्म और इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म। ये जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकते हैं। हाँ, मास बाय लेंथ ही वर्ष लिखा है ना, मास बाय लेंथ। सो लैम्डा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे ये पेन जो आपके सामने रखा हुआ है, इट्स मास डेंसिटी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये जो पेन आपके पास है, इट्स मास डेंसिटी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। लाइक हर जगह मास सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सेप्ट एट दिस पॉइंटेड एंड, यहां मास कम हो। तो यहां तक तो मास डेंसिटी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। इसके बाद आगे जब मैं जाऊंगा तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आने लगेगी। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मीन जहां हर जगह सेम मास है, कि मैं यहां से 1 मीटर काट लूँ, यहां से 1 मीटर काट लूँ, यहां से 1 मीटर काट लूँ, मास सेम होगा। दैट मीन्स इट्स यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। हाँ, एंड भी सर्कुलर है, लेकिन ये वाला जो है शार्प एंड है ना, इतनी लेंथ में थोड़ा सा कम मास आ गया होगा क्योंकि कुछ पोर्शन काट कर अलग किया होगा। सो अभी जो मैंने आपको रॉड दी, मास डेंसिटी चेंज नहीं कर रही थी, मास डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट मास था। लेकिन यहाँ मास डेंसिटी चेंज कर रही है। लाइक ये समझो कि ऐसी रॉड है कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ थिक होती चली जा रही है। अगर मैं ऐसी, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसे मैं ड्रॉ करूँ एग्जैक्टली, तो ये कुछ ऐसी रॉड है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ थिक होती जा रही है, मास बढ़ता चला जा रहा है, थिक तो नहीं, मास बढ़ता चला जा रहा है रॉड। सो दैट्स द रॉड विद नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। स्टेप सेम है, सिर्फ जो चेंज आएगा वो इंटीग्रल में चेंज आएगा। तो देखिए, जैसे आपको ये रॉड दी हुई है, the length of the rod is L, the total length of the rod is L, the mass of the rod is पता नहीं कितना, मास नहीं पता, टोटल। आपको ये पता है कि रॉड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक जा रही है। तो यहाँ पहला काम होगा, आप रॉड का एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लो। ये जो स्मॉल सेक्शन है, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन इज dx, सेपरेशन फ्रॉम द एंड इज x। सो और इस स्मॉल सेक्शन का कुछ मास होगा, इट्स मास इज dm। सो कंसीडर a small element of a length dx, स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है एंड मास d, और स्मॉल एलिमेंट का जो मास है दैट मास इज d। तो आप यहां से कुछ ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ जो मास डेंसिटी,
पहले सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इट्स इंटीग्रल ऑफ x dm over integral of dm. Limit is 0 to L. The limit is 0 to L. That's first equation. अब पहले की तरह आपका काम है किसी तरह से dm को dx में कन्वर्ट करना. उसमें आपका लैम्डा बहुत काम आएगा. जो हमने m by l लिया था ना मास पर यूनिट लेंथ, वो m by l आपको लैम्डा गिवन. सो मास ऑफ यूनिट लेंथ उसको डायरेक्टली उसने आपको दिया हुआ है इज लैम्डा. वो तो आपने दे दिया आपको. तो मास ऑफ dx लेंथ, अंश मुझे बताओगे dx लेंथ का मास कितना होगा? अंश यूनिट लेंथ का मास इज लैम्डा, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? सर लैम्डा बाय एल. लैम्डा बाय एल या लैम्डा इनटू dx? लैम्डा इनटू. हाँ जी सर. एल कह रहे हो ना, दैट m by l इज योर लैम्डा. तो जस्ट dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स लैम्डा dx. सो दैट्स इक्वेशन 2. और आपको लैम्डा पता है दैट योर लैम्डा इज, इसी को हम dm कहते हैं. dm इज लैम्डा dx. लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है? kx दिया है, सम कांस्टेंट kx. वैल्यू रख दीजिए, तो dm आ गया, इट्स kx dx एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप जस्ट 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास is limit is from 0 to L. It's x dm. dm is kx dx over 0 to L dm. It's kx dx. So x coordinate of center of mass is x coordinate of center of mass k अलग हो गया. It's 0 to L is x square dx. यहाँ भी k अलग हो गया. It's 0 to L. It's x dx. So k से k कैंसिल हो गया. तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया. दिस इज x स्क्वायर. x स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे, it's x square cube by 3. Limit is 0 to L. x है, x का इंटीग्रल आ जाएगा x square by 2. Limit is from 0 to L. चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते. लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए, फाइनल आंसर लिखो चैट रूम में क्या आ रहा है. हर्षित, कैस्पल दोनों का. आप लोग हमेशा प्राइवेट मैसेजेस क्यों करते हैं? कैस्पल, अब्दुल्ला, हर्षित, यश, सबके आंसर सेम है. भाई एवरीवन वाले में कर दिया करो, सबको दिख जाएगा. मानस का भी सेम आ रहा है, सही है. हाँ अब्दुल्ला, सही है, बिल्कुल सही. कोई नहीं, कोई नहीं. वेरी गुड. 12/3 सबका आ रहा है. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूं, भाई जिन लोगों के भी आंसर्स नहीं आए, लाइक अभी दिव्यांशी का आ गया, अनुभव का आंसर नहीं है, तिशा तो है ही नहीं आज. मेरा है. यस सर. सब मैंने वो लिमिट नहीं रखी, उसको बताया लिखा. हाँ तो एल ही होगा, लिमिट तो एल ही है. दिव्यांशी, अब्दुल्ला, हर्षित,
3। चलो गुड। सो अगर इसको मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इट्स 1/3। जानवी तुमसे अब भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा? जानवी सर हो गया मेरा, उनसे ये आ रहा था लेकिन मैंने आपको भेजा नहीं क्योंकि सबको ऑलरेडी भेज दिया था। एल क्यूब बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3। 12/3। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का दैट्स 12/3। वैसे आप x कर सकते हैं। सो ये ऑलमोस्ट सबका आ गया। रब कर दूं इस पूरे को? यस सर। 1 मिनट सर। क्या विराज तुम फिर इंटीग्रेशन भूल गए? नहीं सर, वो मैं पिछला क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा था ना, जो मैंने फोटो खींची थी, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। सर आपने नीचे यूनिट के साथ लिखने को कहा है ना सर, वहां पर जो आंसर के नीचे आपने x/g/m। नहीं वो तो पहले का कुछ था जो रह गया। कुछ नहीं, वो तो पहले जो लिखा हुआ था क्वेश्चन उसका कुछ पार्ट है। ओके सर। सर ये सेकंड वाला हमारा कैसे आया? मतलब हमने पहले उसकी यूनिट लेंथ ली, फिर उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और d ऑफ m जो था हमारा मास था, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, उसको हमने इज इक्वल टू लैम्डा dx लिया। लैम्डा dx हमने कैसे लिया इक्वल टू? ये तो गिवन था, गिवन है लैम्डा इज kx। नहीं सर, इसके ऊपर वाला। ये वाला ना? यस सर। यूनिट लेंथ का मास को ही लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं लैम्डा, है ना? तो अगर मैं तुमसे कहूं तो मतलब d ऑफ x की लेंथ मास सेम ही था। dx लेंथ, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, dx लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा dx। लैम्डा। यस सर। और इसी यूनिट लेंथ के मास को तो हम dx लेंथ के मास को तो हम dm कह रहे हैं। देखो स्मॉल लेंथ dx है, मास dm। तो dx लेंथ का ये आया था ना मास, लैम्डा इंटू dx लेंथ, बट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके तो मास बन गया। तो इसी लैम्डा dx को आपने dm कह दिया। ये ऐसा है युवराज, यूनिट लेंथ का अगर मास है लैम्डा, मींस 1 मीटर लेंथ का मास लैम्डा, मैं तुमसे कहता हूँ 2 मीटर लेंथ का मास बताओ, कैसे निकालोगे? मीटर लेंथ 2 लैम्डा हो गया सर। 5 मीटर का 5 लैम्डा। दैट 5 लैम्डा इज लेंथ और मास। सर मास। dx लेंथ का सर समझ गया। थैंक यू सर। चलो जिसको रब करता है नेक्स्ट देखिए। सो जब हम यूनिटी मेथड सर लगाया सर था सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बताओ यूनिटरी मेथड सर में। जब हम यूनिटी मेथड लगाया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मास m इज इक्वल टू l। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें आंसर में? वहां से तुम m मास की लेंथ निकाल लोगे, तुम वहां से dx निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें dx नहीं, तुम्हें dm चाहिए। ओ सर। मैं तुमसे कहूँ 5 बॉल्स हैं 10 रुपीज की, मुझे बता दो 20 बॉल्स कितनी हो। अगर आप उल्टा, पहले एक बॉल का निकालेंगे फिर वो उसका निकालेंगे 20 का। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप 1 रुपी में निकालें कितनी बॉल है, फिर कैलकुलेट करें? उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो थैंक यू सर। चलिए इसको रब करते हैं। सो अगर एक रिजिड बॉडी गिवन है तो रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास आप कुछ ऐसे कैलकुलेट करो। अब एक चीज और याद रखिएगा, सब कुछ डिराइव करने की मानसमन हो गया था ना? मानसमन अच्छा, इसमें अब पूरा कैलकुलेट, अब सब कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास of bodies having regular shape and size
coincide with their geometrical centers. तो वो बॉडीज जिनका शेप और साइज रेगुलर हो, डेफिनेट शेप और साइज हो, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स के साथ कोइंसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिंग ले लो, रिंग इज अ बॉडी हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, रेगुलर. तो रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पर लाई करेगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज एट सेंटर. इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो रेगुलर शेप और साइज हो, लाइक आपने स्क्वायर ही ले लिया, स्क्वायर, या आपने रेक्टेंगल ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा जहां डायगोनल्स कोइंसाइड कर. तो जब भी आप किसी रेगुलर शेप और साइज की बॉडी लोगे, उस रेगुलर शेप और साइज की बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा. आप कुछ और ले लीजिए, रिंग लिया आपने, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के बाद मान लीजिए आपने एक सिलेंडर ले लिया. तो सिलेंडर का भी रेगुलर शेप और साइज है, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा. सिलेंडर की जगह आप स्फेयर ले आए, स्फेयर आपने ले लिया, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास भी स्फेयर के सेंटर पे लाई करता है. तो कोई भी आप रेगुलर शेप और साइज की बॉडी ले लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा. तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा स्फेयर का. ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया आपने, सुधांशु क्लियर है यहां तक? कहाँ गायब हो जाता है सुधांशु? तो अगर आपने ये ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल लाई करेगा. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हेलो सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है. सुधांशु समझ में आ रहा है? तो जितने भी आप रेगुलर शेप और साइज की बॉडीज लेंगे, उन सब का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं. ये समझ में आया? ये गौरव क्लियर है ये पूरा? यस सर. चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़े. सो अगर हम किसी कंटेनर में, मान लीजिए सिलेंडर का कंटेनर में वाटर लिया, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रिक्शनल रोड में, तो क्या वाटर का सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा? अगर वाटर शिफ्ट कर रहा है, वाटर भरा हुआ है ना, उसमें वाटर तो ऑसिलेट करेगा, वाटर के ऑसिलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा. लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो इट्स अ क्लोज कंटेनर, मतलब ऐसा है कि वाटर भी ऑसिलेट नहीं कर पा रहा, पूरी तरह से फिल्ड है, किसी तरह से तुमने कर दिया, तो नहीं करेगा. लेकिन वाटर तो यूजुअली ऑसिलेट करता है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा. और एक चीज और है, अगर आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पेन है, पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर पर. मैं पेन पर फोर्स अप्लाई कर इसे आगे लेकर जा रहा हूँ, बताओगे पेन का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है या मूव कर रहा है? सर अपनी जगह है. अपनी जगह. देखो, जब पेन पर ये थी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन. विद रिस्पेक्ट टू पेन तो सेंटर पर है, लेकिन जरा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास. अनुभव? यस सर समझ गया. मूव कर जाएगा ना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मूव कर जाएगा. सर ऐसी सिचुएशन में जैसे पेन जैसी रिजिड बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास उस बॉडी से बाहर भी आ सकता है, जैसे कल आपने रिंग के लिए बताया था. रिंग के लिए बताया था, बिल्कुल बाहर आ सकता है, बिल्कुल. नहीं सर, पेन को मूव करने में भी बाहर आ सकता है. नहीं, रहेगा पेन के ऊपर ही, रहेगा पेन के ऊपर ही, पेन के साथ जाएगा.
ओके सर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चंस होते हैं कि आप अभी तक हमने जो कल तक क्वेश्चंस करे थे, देखना जरा, जो 3 मासेस वाला मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 3 रिजिड बॉडी थी या 3 पॉइंट मासेस थे? कल की बात है, कल जो हमने कैलकुलेट किया था 3 पॉइंट मासेस वाला जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें 3 रिजिड बॉडीज थी या 3 पॉइंट मासेस थे? 3 पॉइंट मासेस थे ना, अब्दुल्ला भी कह रहा है 3 पॉइंट मासेस थे, 3 पॉइंट मासेस थे। लेकिन अगर 3 पॉइंट मासेस की जगह मैं आपको रिजिड बॉडीज देना शुरू कर दूं, लाइकवाइज मैंने आपको 3 स्फेयर दे दिए। एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये दिया हुआ है, यार आइडेंटिकल है, और तीसरा स्फेयर मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे लग रहा है। तीनों आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, तीनों का रेडियस आर है। रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस, और इसका भी रेडियस, और ये ऐसे दिया हुआ, सब स्फेयर के रेडियस आर आर। ये रेडियस भी आर हो गया, रेडियस भी आर हो गया, ये रेडियस भी आर हो गया, ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर। सारे रेडियस आर दिए हुए हैं। आपको स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब सेंटर ऑफ मास के लिए आपको करना ये होगा कि हर स्फेयर को उसके सेंटर ऑफ मास से रखो। देखो, 2 स्टेप प्रॉब्लम फॉर रिजिड बॉडीज। First replace them with their corresponding center of masses. तो रिजिड बॉडी के लिए आप रिजिड बॉडी को पहले रिप्लेस कीजिए, उसके कोरोस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मासेस से रिप्लेस कीजिए। सो जैसे ये आपकी रिजिड बॉडी है, फर्स्ट पहला स्फेयर, हर स्फेयर का मास है, सेंटर ऑफ मास चाहिए। हर स्फेयर को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दो। सो दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारे पास 3, अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, C1, C2, C3। हर पॉइंट का मास स्मॉल m। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें कई रिजिड बॉडीज रखी हैं, देखिए अभी तो सिर्फ स्फेयर है, जब हम फ्राइडे क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कोन हो, हेमीस्फेयर हो, क्वार्टर स्फेयर हो। तो पहला काम ये होता है, हटा दो स्फेयर को और उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। सबको हटाओ और उनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करो। तो मैंने फर्स्ट स्फेयर हटाया, सेंटर ऑफ मास C1, सेकंड हटाया, सेंटर ऑफ मास C2, थर्ड हटाया, सेंटर ऑफ मास C3। और मैं ये मान लेता हूँ ये जो ओरिजिन है, दिस ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन 0 0। मुझे C2 के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C2 क्या होगा? सर 2r, 0। वेरी गुड। देखो ये पूरा 2r है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2r, 0, जैसे हमने लास्ट क्लास में। अब ये जो C3 है, तो इसके होंगे r, 2r। सर r,2 राइट। इसका x कोऑर्डिनेट तो r है, y कोऑर्डिनेट मैंने कल कैलकुलेट किया था साइड की टर्म्स में, √3r/2। हाँ, तो इसके लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3। देखो x3 तो तुम जानते हो, x3 r है, y3 कैलकुलेट करना होगा। y3 कैलकुलेट करने के लिए मैंने कल भी बताया था, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी थी इन ट्राइंगल C1OC3। सर y तो r√3/2 होगा ना? कैलकुलेट करते थे C3 मतलब कैलकुलेट √3r/2 और r√3/2 सेम बात होगी ना? अभी आते हैं, 1 मिनट।
इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, C1 C3 स्क्वायर इज C1 O स्क्वायर प्लस C3 O स्क्वायर। C1 C3 कितना है? C1 C3 इज R प्लस R, 2R, इट्स 2R का स्क्वायर। C1O R, इट्स R स्क्वायर। C3O तो आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया 4R स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस C3O स्क्वायर। सो 3R स्क्वायर आ गया C3O स्क्वायर, तो C3O आ गया R रूट। भाई कल √3/2 इसलिए आया था क्योंकि साइड R थी या A थी, अब साइड 2R, तो C3O आ गया R√3। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आया, दैट y कोऑर्डिनेट इज R√3। अब सब गिवन है तुम्हें, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। सर x3 की वैल्यू r कैसे आई? देखो ये यहां से जब आप ड्रॉप करोगे ये बाइसेक्ट करेगा, टोटल लेंथ कितनी थी 2r, यस सर। करेगा तो लेंथ हाफ देगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी ऑल्टीट्यूड लोगे वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बेस की टोटल लेंथ इज 2r, तो हाफ हाफ कर दिया आपने r। सर हम y3 डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? हाँ, डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। भाई समक्ष कुछ याद है कल का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। भूल गए? नहीं सर, याद है। क्या है सर? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 सर अपॉन m1 plus m2 plus m3, ये फॉर्मूला था। m1 plus m2 plus m3. So the x coordinate of center of mass is simply, सबका मास सेम है अब्दुल्ला, सबका मास m दिया हुआ है, सबके मासेस सेम है, सो इट्स m। x1 का x कोऑर्डिनेट इज 0, m2 का मास m, x2 कितना है 2r, m3 का मास m, x3 is r, डिवाइडेड बाय m plus m plus m। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया, इट्स 2mr plus mr, इट्स 3mr बाय 3m, कैंसिल हो गया, x कोऑर्डिनेट आ रहा है। y कोऑर्डिनेट जब आप कैलकुलेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट्स m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 over m1 plus m2 plus m3. So y coordinate of center of mass is m1. m1 is m, y1 is 0. m2 is m, y2 is 0. m3 is m, y1 3 by m plus m plus m. So this is mr root 3 by 3m. m से m cancel हो गया. So y coordinate of center of mass is r by root. तो ये x coordinate आ गया center of mass का which is r, center of mass का y coordinate आ गया it's r by root. वैसे आप अगर आपको rigid bodies दी हुई तो हर हाल में rigid body को break करना होगा center of masses की terms में, हर body को उसके center of mass से replace कर दो, फिर आप calculation start, इतना लिखिए फिर आएगा। Done sir. अच्छा एक चीज और है, देखिए जो रिड्यूस सिलेबस है ना, मैं उसे भी कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। मतलब वो रिड्यूस सिलेबस एटलीस्ट फर्स्ट बुक में इतना इरेगुलर है कि अगर मैं वो छोड़ दूं तो मैं आगे की चीजें समझा नहीं सकता। तो जो 30% रिड्यूस्ड है फर्स्ट बुक में एटलीस्ट मैं वो कराता हुआ चल रहा हूँ। सेकेंड बुक में जहाँ कोई पूरा चैप्टर हटाया उसे मैं बता दूंगा कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, बट यहाँ तो मैं बता भी नहीं रहा कि क्या रिड्यूस है।
वो कुछ ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास में स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हटा दिया, बाकी सब पढ़ा दिया। उस तरह से तो पढ़ाया नहीं जा सकता। इतना लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगर कुछ काट कर अलग कर दे तो क्या होगा। यहाँ पर डाउट्स बताना मुझे। सुधांशु हुआ ये? सुधांशु के साथ क्या? दिल्ली में इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आती। रब कर दूं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ, सर हम इसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से तो देखो फिर तुम तभी निकाल पाओगे जब सारे मासेस इक्वल होंगे। तुम बेसिकली सेंट्रॉइड निकालना चाह रहे हो ना? यस सर। तो सेंट्रॉइड पर तो सिर्फ तब लाई करेगा जब तीनों मासेस इक्वल होंगे। यहाँ तीनों मासेस इक्वल हैं तो एग्जैक्टली देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं r और r/√3। लेकिन अगर मासेस इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो सेंट्रॉइड पे लाई नहीं करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है, फिर आपका वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्योंकि वो फॉर्मूला मास पर नहीं डिपेंड करता ना, वो फॉर्मूला तो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, बट सेंटर ऑफ मास मास पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसे यूज करो। समझ में आ रहा है अनुभव? यस सर। वैलिड होगा वो फॉर्मूला अनुभव? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक तो ये वाला फॉर्मूला था जो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3। एक सर दूसरा वाला था जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों कहाँ यूज करने हैं, ये फर्क कहाँ कैसे पता लगेगा? मतलब ये वाला सिर्फ रिजिड, मतलब ये भी तो एक रिजिड बॉडी है। सो देखो यहाँ पर हम रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर ढंग से देखो युवराज, तो हम रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिराइव नहीं कर रहे। मैंने तो आपको बता दिया कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता है। अगर मैं आपसे कहता है कि मुझे पहले ये डिराइव करके दिखाओ कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पर है, तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले इंटीग्रेट करना होता, फिर वहां से डिराइव करके लाना होता है कि सेंटर पर है। मैं तो शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि हर रिजिड बॉडी को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दो। अगर मैंने रिजिड, मतलब सर अगर हमें ज्योमेट्रिक सेंटर पता है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसका लॉजिक समझो। हम इंटीग्रल कब यूज करते हैं? जब रिजिड बॉडी हो, राइट? यस सर। तो हम इंटीग्रल यूज नहीं करते। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हम हर रिजिड बॉडी को उसके सेंटर से रिप्लेस कर देते हैं और कहते हैं सेंटर का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सेंटर क्या है, रिजिड बॉडी या पॉइंट? सर सेंटर हमारा एक पॉइंट है। पॉइंट, और पॉइंट के लिए आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रल से बच गए। सर इस मतलब अगर हम लाइव एग्जांपल देखें इसकी, तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर दिया हुआ है और उसका हमें एक साइड दी हुई है, तो हम उसकी डायगोनल तो आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर दो उसके डायगोनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं वो उसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो हमारे पास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर तो आ ही गया। हाँ, वही सेंटर ऑफ मास है। अब तो उसको इसका मतलब सर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम वहां से ज्योमेट्रिक सेंटर पहले निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आप उसको ओरिजिन मान लो ना, आप उतना भी क्यों कर रहे हो? जो स्क्वायर आया उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर को ओरिजिन मान लो, तुम्हें पता चल गया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं तुमसे, वो तो हम वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि लेंथ अगर इतनी है और वो इतनी है, तो रेशियो भी निकाल के पता लग जाएगा कि r√3 और वो सब। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे ये डिराइव करके दिखाओ कि ये सेंटर पर ही लाई करता है, तब क्या करूँ? वो तो सर एमसीक्यू में यूज हो सकता है। अगर मैं डिराइव तो करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हें इंटीग्रेट करना।
फिर वो इंटीग्रल सम यूज करो। जी सर। यहाँ मैं इसका स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है डिराइव नहीं कर रहा, मैं फैक्ट यूज कर रहा हूँ। हर स्फीयर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहा हूँ और उस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसे चल रहा है। सर हाँ सर इधर तो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला चलेगा क्योंकि इधर m भी सेम है और l मतलब लेंथ भी सेम है। यहाँ चल जाए, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं उसमें आ ही नहीं रहा हूँ। सर अगर हमें क्वेश्चन आता है कि एक फुटबॉल है जिसे आपने किक किया है और उसमें हमने इतनी फोर्स से किया है, तो हमें बताना है उसमें एक्सेलरेशन कितनी लगी, और अगर वो हमें भी पूछ ले कि दूसरे दूसरे पार्ट्स में कितनी लगी, तो फर्क होगा। फोर्स कितनी लगी फुटबॉल के ऊपर है ना? मतलब सर इन पॉइंट्स जो हम निकाल रहे हैं, हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट में फर्क होगा? हाँ, सब हम जो फोर्स लेंगे ना वो सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, इंडिविजुअल मासेस पे फोर्स कुछ और होगी। जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है जी सर। वो टोटल फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रही है। क्योंकि सर जब हम बॉल को किक करेंगे तो जिस एरिया पे कांटेक्ट होगा वहां तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग होगा, हर पॉइंट की फोर्स को जब आप ऐड कर दोगे तब टोटल सेंटर ऑफ मास की फोर्स आएगी। तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल मासेस। तो सर जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में कभी कभार जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो वो बताते हैं कि इतने एनएम ऑफ टॉर्क पर उसके इतने एरिया पे लगती है जब वो एक्सेलरेट करती है गाड़ी, तो उसमें तो वो मतलब सेंटर निकालते हैं गाड़ी का, सेंटर के हिसाब से बताते हैं। सेंटर के हिसाब से इफेक्टिव होता है वो, सेंटर के हिसाब से आता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। सर तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें अगर हम मेरे साथ एक बार वापस जा सकते हैं प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है। सर जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन है, हम इसमें अगर हम सेक्शंस का रेशियो लेते तो सर ये आता है r माइनस x अपॉन, सर ये कुछ ऐसे रेशियो टाइप का आ रहा था मेरा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस x। तो क्या हम सर इससे निकाल सकते थे? अब वो डिपेंड करता है ना, तुम दोनों के अंदर तुम्हारा ये y3 अननोन आ रहा होगा। नो सर मेरा तो इससे कोऑर्डिनेट्स तो मेरे सेम आया था, हमें ये निकालना था ना, ये r बाय r रूट 3 निकालना था हमें सर, तो इससे आ जा रहा था मेरा सेंटर ऑफ मास का वो। तुम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं जो डिस्टेंस निकालते हैं उस डिस्टेंस फार्मूले से भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अनुभव, वो सिर्फ तब वैलिड होगा जब तीनों मासेस सेम है। अगर ये मास में 2m दे दूं ना, अब फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला तो अभी मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसमें मास थोड़ा ना इंक्लूड होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड होते हैं, लेंथ इंक्लूड होती है। वहां से तो अब भी सेम आएगा, वहां से तो अब भी r और r√3 आ जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो बॉडी के इंडिविजुअल मास पे भी डिपेंड करता है। अगर ये मासेस मैंने अलग कर दिया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं लाई करेगा, कहीं और जाकर लाई कर जाएगा। तो आप जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला हो या ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड का, आप किसी तरह से निकाल लो, तो वो सिर्फ तब वैलिड है जब सारे पार्टिकल्स के मासेस सेम हो। डिफरेंट मासेस है तो आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। अनुभव, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। जिला आप जो पूछ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप था हर स्फीयर को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना। फर्स्ट स्फीयर को C1 से रिप्लेस किया, सेकंड स्फीयर को C2 से रिप्लेस किया, थर्ड स्फीयर को C3 से रिप्लेस किया। दैट्स फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप था अब इन C1, C2, C3 का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो ये सेकंड स्टेप है अब्दुल्ला, और यही फाइनल स्टेप। अच्छा, सो नेक्स्ट था, अगर मैं आपको एक एल शेप लैमिना दे दूं और मैं आपसे कहूं मुझे इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके, कुछ लेंथ गिवन है, मान लीजिए लेंथ गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर,
ये आपको गिवन है इट्स 2 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, और आपको ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये पूरा आपको 10 सेंटीमीटर दिया। आपसे कहता है कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना। भाई जब वो कहता है लैमिना, लैमिना मीन्स अ 2 डायमेंशनल बॉडी, कि ये जो 2 डायमेंशनल बॉडी दी हुई है इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। तो देखो 2 डायमेंशनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक सिंगल स्टेप में नहीं आ सकता। अगर ये 2 डायमेंशनल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास एक सिंगल स्टेप में नहीं आ सकता, आपको हर हाल में इससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये कोई रेगुलर शेप थोड़ी ना है, स्क्वायर रेगुलर शेप होता है, रेक्टेंगल रेगुलर शेप होता है, ये कोई रेगुलर शेप नहीं। तो इसे आप रेगुलर शेप में डिवाइड कर दीजिए। इसको मैंने 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया यहाँ से, एक ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक नीचे वाला रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल 1 हो गया और ये रेक्टेंगल 2 हो गया। रेक्टेंगल 1 का सेंटर ऑफ मास समक्ष कहाँ लाई करेगा? समक्ष। रेक्टेंगल इज अ रेगुलर शेप और अ रैंडम शेप? समक्ष। सुधांशु, rectangle is a regular shape or a random shape? सुधांशु। सर रेगुलर। रेगुलर शेप। तो मुझे बताओगे यार इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करना चाहिए? अब सुधांशु आसान सी चीज है, कहाँ लाई करेगा? सेंटर करेगा। सर हाँ बिल्कुल बीच में लाई। अगर इसे मैं ओरिजिन कह रहा हूँ सुधांशु, ये सेंटर हो गया, मुझे बता सकता है सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सुधांशु बहुत इजी है। सुधांशु। सर 1, अबे 1 कहाँ से आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ। सर 4,3 नहीं 4,4 टोटल नहीं 4,1 जी सर। तो ऐसी तो होगा, सेंटर ये 8 है, सेंटर कहाँ लाई कर रहा होगा? 4 सेंटीमीटर पर, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दूसरा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। तो देखो ये जो लेंथ होगी ये टोटल 10 है और ये 2 है, तो ये जो बच गया ये बच गया 8। सेंटर का मतलब है ये 4, तो ओरिजिन से तो 4 ये था और 2 ये था। हाइट तो ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से ऊपर तक कितना चला गया? ओरिजिन से ऊपर कितना गया? 6 गया। ओरिजिन से ऊपर कितना गया? 6। ये टोटल 2 सेंटीमीटर था, ये टोटल यहां से यहां तक 2 था, हाफ कितना हो गया? 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया। सर 1,6 नहीं होगा? Yes, sir, 1,6. 1,6 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा, अब मुझे चाहिए, तो आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गए कि जो x1 y1 था वो 4,1 है और x2 y2 1,6 है, लेकिन आपको रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 का मास नहीं पता, मास नहीं दिया था उसने। तो देखो ऐसे ऐसे में क्या करते हैं, लेट मास। सर हाँ तो वैसे लैमिना का सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ करेगा? यहाँ कहीं लाई करेगा, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तो मैंने रेक्टेंगल निकाल लिया, अब दोनों रेक्टेंगल को यूज करके देखेंगे कहाँ लाई कर। इस मैंने 4,1 ऊपर वाले रेक्टेंगल का बता दिया, 1,6। अब देखना है इस पूरे सिस्टम का कहाँ जाए। हाँ अनुभव। सर इसको हम एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और फिर एक और रेक्टेंगल लेके कर सकते हैं? हाँ कर लो, करोगे। अब तुम इसे कई स्क्वायर में डिवाइड कर लो,
2/2 के कई स्क्वायर लेते चले जाओ 1/1 के, तब भी सेम आएगा। अब मान लो पूरा जो लैमिना है, रेक्टेंगल भी नहीं, पूरा जो लैमिना दिया हुआ लैमिना इसे, पूरा जो लैमिना है उसका मास मैं कैपिटल M मान लेता हूं। मुझे पूरे लैमिना का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ L शेप्ड लैमिना। ये कौन बताएगा मुझको? मेत्री तुम बताओगी इस L शेप्ड लैमिना का टोटल एरिया कितना होगा? सर टोटल एरिया होगा 2 एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। हाँ बताओ। 32 आ the गया। L square into B square। 8 into 2 है ना, ये रेक्टेंगल 1 Yes, का हो जाएगा 8 into 2, सर 32 आ 32 आ रहा है, प्लस ये 8 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 8 into 2, तो ये आ गया 16 + 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही कह रही थी मैत्री है ना? yes sir। नीचे का एरिया निकाला, ऊपर का एरिया निकाला और ऐड कर दिया। अच्छा मेरे चीज और बता दो, मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? सर M by total area 32। M/32, ये मास पर यूनिट एरिया होगा। भाई यहाँ तक बताओ, क्लियर है सबका? ये समक्ष, अंशिका, जानवी, दिव्यांशी, यस सर। ये सबका क्लियर है? अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना है? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया है 8 into 2 which is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मास कितना हो जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का? भाई मास क्या होगा? यूनिट एरिया का मास इतना है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास होगा M/32 into 16, तो M/2 हो जाएगा। भाई क्लियर है? yes sir। जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका एरिया भी इतना है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मास ऑफ सेकंड रेक्टेंगल भी इतना ही होगा, दैट्स अगेन M/2। तो सेकंड जो रेक्टेंगल है उसका मास भी M/2 हो जाएगा, तो सेकंड रेक्टेंगल का भी मास इतना ही M/2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो M1 है दैट M1 इज M/2, और जो M2 होगा वो M2 भी M/2 है। ये जो x1 y1 है, x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1 है, x2 y2 जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 1 6, 4 1 सेंटीमीटर एंड 1 6 सेंटीमीटर। इसे करिए कैलकुलेट और मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या है। 4 1 सेंटीमीटर और 1 6 सेंटीमीटर, इसे कैलकुलेट कीजिए टोटल और बताइए मुझे क्या है। तो क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर ऑफ मास, अभी तो आपने एक एक रेक्टेंगल कर लिया ना पूरे सिस्टम का। यस सर। तो ये होता है M1 x1 प्लस, चलो कैस्पल का आंसर आ गया, बहुत पहले का आया हुआ है कैस्पल का, M1 + M। करो भाई बाकी लोग भी देखो कुछ मैच कर रहे हैं, आंसर क्या आता है तुम्हारा? सर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ना कि दोनों की डेंसिटी सेम होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेम कंसिडर, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेंशन करें। सर और हम यहाँ पर दोनों रेक्टेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट? रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कहाँ होता है? ट्रायंगल होता है। बट हो तो सकते हैं। आइडेंटिकल कह दो, आइडेंटिकल एरिया से। इसलिए
अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और आती है जिसमें वो कहता है कुछ काट कर अलग कर दिया, तो उसके लिए रिलेशन देख लो। अगर वो कहता है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m1 having center of mass at R1, another body of mass m2 having center of mass at R2 is removed. Then position vector of center of mass of remaining body is तो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी पोजीशन होगी m1r1 माइनस m2r2 बाय m1 माइनस m। अगर वो कहता है बॉडी में से कुछ काट कर अलग कर दिया, तो जो काट कर अलग कर दिया उसे ऐड मत करो, जो काट कर अलग करा उसे सब्ट्रैक्ट करो, ऐड नहीं करो। और ऐसी अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर की जगह, देन दिस इज सिंपल m1x1 माइनस m2x2 बाय m1 माइनस m2। ऐसे ही अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो लास्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऑन सेंटर ऑफ मास m2y2 बाय m1 माइनस m। चलो इतना लिखो जल्दी से, फिर देखते हैं कैसे होगा। इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं। सर जी अगर इसी m1 मास का जिसके ऊपर सेंटर ऑफ मास r1 पे है, उसी पे अगर m2 मास ऐड कर देंगे इसी r2 से, फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बिल्कुल ऐड हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक किया है। हमने अब तक तो ऐड ही करा था ना, एक साथ दो स्क्वायर ऐड कर दिए, एक रेक्टेंगल के साथ एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया। अब पहली बार हम कर रहे हैं कि अगर कट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे, क्वेश्चन देखें। 1 मिनट से एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम दी। सर अगर m2 ज्यादा है m1 से तब। अच्छा मैत्री मुझे बताओ, एक स्फीयर है उसका मास है 4 kg है ना? यस सर। इसमें से मैं 5 kg का मास बाहर निकाल सकता हूँ? नहीं सर, Excuse me, तो यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडीज नहीं। नहीं, देखो, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m1 हैविंग सेंटर ऑफ मास एट r1 इज रिमूव्ड। अनदर बॉडी मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा वो इसी तरह की लैंग्वेज में देता है। हाँ युवराज। सर सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट होता है ना, तो हम उसे r1 वेक्टर से क्यों ले रहे हैं? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, उस पॉइंट की लोकेशन तो होगी। हम फिलहाल उस पॉइंट की लोकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है कहाँ पर। वो मतलब डायरेक्शन के लिए, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों। मान लो ये बॉडी है, ये ओरिजिन है, तुम कह रहे हो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा। मैं कह रहा हूँ ठीक है यहाँ तो है, लेकिन मुझे बताओ ओरिजिन की रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो तुम कहोगे अच्छा ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर, राइट? हाँ जी सर, हम पोजीशन कैलकुलेट करें। समझ गया सर, थैंक यू सर। चलो इसको फिर हम रफ करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं कि फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर, हॉलो में इसको काट के कहाँ से लगते हैं, सॉलिड्स of radius r and mass m, another sphere
of radius r is cut. Calculate as shown in figure. Calculate center of mass of remaining sphere. So आपका जो बचा हुआ स्फीयर है, मुझे उस बचे हुए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास चाहिए. तो रिमेनिंग स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के लिए, एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें जब हम मास निकालेंगे छोटे वाले स्फीयर का तो वो एरिया के हिसाब से एरिया के हिसाब से निकलेगा, सॉरी वॉल्यूम के हिसाब से निकलेगा ना, लाइक 1/6 हो जाएगा मास. वो देखना पड़ेगा एक बार, वो चेक करना पड़ेगा. तो देखो ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसका सेंटर था यहाँ पर. बड़े स्फीयर का मास मान लो m, इसमें से एक स्फीयर और कट कर दिया. भाई ये पहले स्फीयर का सेंटर है, दूसरे स्फीयर का सेंटर. इसका जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज r/2. तो r/2 रेडियस का यहाँ से कट कर दिया. इसका मास m, इसका मास पता नहीं m'. अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, यही ओरिजिन है, तो ये मुझे कौन आंसर देगा? ये मुझे आंसर देगा सुधांशु. जाग रहा है? जाग रहा है. सुधांशु, ये पहले वाले स्फीयर का बताना, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के? नहीं जाग रहा है. समक्ष हो तुम क्लास में? यस सर. ये ओरिजिन है समझ. हाँ, इस ओरिजिन यस सर. क्या होंगे? सर आपकी आवाज कट गई सर, एक बार वापस बोल दो. ये ओरिजिन है, बड़ा वाला स्फीयर है ना, ये इसका यस सर. इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बता दो. सर इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स सर 0 0. वेरी गुड. इसके बता दो, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका सेंटर है सर, एक सेकंड सर, r/2. और y कोऑर्डिनेट 0, r/2. यस सर. तो ये तो यार देखो तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2. m1 जो है वो बॉडी का मास है, m2 पता नहीं, m2 निकालना है. ये m2 लिख देता हूँ. ये m2 कैलकुलेट करना है, जिस पोर्शन को काट कर अलग किया उसका मास क्या होगा. चलो जी, ये m2 निकालने के लिए फिर से तुम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो कि पूरे स्फीयर का मास कैपिटल M था. अच्छा, निष्कर्ष को शायद आपके साथ कुछ डिस्कस करना है, तो मुझे आज जल्दी छोड़ना होगा. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ m2 के लिए. m2 होना चाहिए m/4/3 पाई r क्यूब. अभी आप सोचोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ. 4/3 पाई r/2 का क्यूब. सर एक डाउट है. हाँ सर आपने सर्कल पे कौन से 3 जगह पॉइंट्स लिए हैं, और सर जब ऐसा कोई फिगर आएगा तो हम कौन से जगह पे पॉइंट्स लेंगे सर जब सर्कल है? तो स्फीयर का सेंटर लिया, इसमें से जो व्हाइट दिखा रहा हूँ ना, इतना काट कर अलग. यस सर. यस सर. 3/8 आए. सर आपकी आवाज कट गई थी सर. तो जो काट कर अलग किया है ना, ये उसका सेंटर. यस सर. जो पूरा दूसरे सर्कल का काट कर अलग किया उसका सेंटर है C2. यस सर. हमेशा स्फीयर गिवन है तो जो पॉइंट लोगे वो स्फीयर के सेंटर पर. और सर जो आपने x2 y2 लिया है और x1 y1 सर, वो किस बेसिस पे आपने लिया है? जो आप बॉडी थी उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दिया, जिसे आपने काट कर अलग किया उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह देंगे. बस इतना. सर आपने x1 y1 कहाँ पे लिया है सर, एक बार बता दो. अच्छा ठीक है. जैसे ओरिजिन कहा था वो x1 y1. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जानवी. सर आपने 4/3 पाई r क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि मास वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये तो तुम्हें होमवर्क है, सोचना है. सर ये m/6 ही होना चाहिए क्योंकि 4/3 और 4/3 तो कट नहीं जाएगा. सर ये इसी क्वेश्चन के लिए है ना? ओ सॉरी सर, m/8 सर, सॉरी m/8 राइट.
सर ये इसी क्वेश्चन के लिए है ना जो आपने हिंट लिखा है? देखो होगा क्यों, पूरा जो स्फेयर है उसका मास कैपिटल M, मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, वॉल्यूम पर, तो ये हो गया m/4/3 पाई r क्यूब। आपको जो काटा है स्फेयर उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r/2 का क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, m/8 बच जाएगा। तो यार तुम्हें सब कुछ पता है, एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकाल दो, m1 x1 माइनस m2 x2 बाय m1 माइनस m2। सर क्या आपने वॉल्यूम वाला रिपीट कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारा जो पूरा स्फेयर है, मास तो सॉलिड स्फेयर है ना, तो वॉल्यूम पर ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस सर। टोटल मास m, टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, यूनिट वॉल्यूम का मास निकाल दिया m/4/3 पाई r क्यूब। जो पोर्शन आप काट कर अलग कर रहे हो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r/2 क्यूब। यूनिट वॉल्यूम का मास निकाला, गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो m2 आ गया। अच्छा यूनिट, ओके सर। हाँ कैस्पल अब तुम्हारा कुछ सही आ रहा है, -r/8 आएगा। भाई इसको मैं आज यहीं छोड़ रहा हूँ, निष्कर्ष को शायद कोई डिस्कस करना है आपके साथ। सो ये सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हुआ, अब जस्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रह गया।